Good morning everyone. Today's my webinar is on research paper writing. I am Dr. Suranjana Mayani. I have been working as an associate professor in the Department of Chemistry, Marwari University. So, in this webinar, there are around 280 participants from all over India. That's why I will use both English as well as Hindi to explain step by step how to write a research paper, as the topic suggests how we can write a research paper. जो रिसर्च पेपर है वो राइट करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है रिसर्च का। तो ऐसे हम बोल सकते हैं रिसर्च पेपर राइटिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च। अगर हम लोग इफ वी वांट टू सी द सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक ए थीम और रिसर्च टॉपिक। फर्स्ट स्टेप जो होता है रिसर्च का वो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक होता है। वो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस होगा, वो जाएगा रिसर्च के सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज हमारे प्रोसेस में। One of our faculty from the Department of Chemistry already described in his webinar that how to select a research theme or topic, how to solve the problems, and how we can go through the research. So, in this webinar, I will not explain all those things. I will just explain how to write the research paper step by step. हम लोग कैसे एक पेपर को लिख सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं इन जर्नल और पब्लिश कर सकते हैं फॉर रीडर्स, फॉर ऑथर्स एंड ऑल्सो फॉर रिसर्चर्स। सो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वेबिनार में ट्राई करूँगी कैसे हम लोग एक रिसर्च पेपर को राइट कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस वेबिनार आर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। क्योंकि कोई भी रिसर्च पेपर लिखने के लिए फर्स्ट हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिसर्च। सो फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिसर्च पेपर। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च पेपर, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है रिसर्च पेपर का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर जो हम लोग फॉलो करते हैं कोई भी रिसर्च पेपर लिखने के लिए। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च पेपर, प्रिकॉशंस और सेफगार्ड जो लेना पड़ता है टू राइट ए रिसर्च पेपर। नेक्स्ट रिसर्च पेपर एंड प्लेगरिज्म, और लास्ट में कंक्लूजन। हमने इस वेबिनार में राइटिंग ए रिसर्च पेपर टॉपिक पे क्या क्या सीखा वो इन कंक्लूजन पार्ट में आएंगे। तो फर्स्ट जो है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च जो है वो एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है जो हम लोग स्टेप वाइज करते हैं टू फाइंड आउट सम न्यू फैक्ट्स। वो कोई भी ब्रांच में हो सकता है, कोई भी नॉलेज और ब्रांच में वो हम लोग रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहला ही पॉइंट ऐसे लिखा है कि रिसर्च इज़ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, जो स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल वे सिस्टमेटिक वे में करना है। स्पेशली उसमें से हमें कुछ न्यू फाइंडिंग्स निकालना है इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। रिसर्च को हम लोग एक मूवमेंट भी बोल सकते हैं, मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन। अभी नोन टू अननोन कैसे है, देखो कोई भी रिसर्च करना है तो पहले हम लोग कोई टॉपिक लेंगे या थीम लेंगे। रिसर्च टॉपिक या थीम जो होगा वो हमारा प्रॉब्लम है रिसर्च का। वो सोसाइटी के अवेयरनेस के लिए हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए नोन है। लेकिन जब उस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे थ्रू रिसर्च तो वो क्या होगा, अननोन कंडीशन में जाएगा। तो इसलिए ये मूवमेंट है फ्रॉम नोन टू अननोन, ताकि हम लोग उसमें से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटकम्स ले सकते हैं थ्रू रिसर्च। तो इट इज़ एक्चुअली ए लॉन्ग जर्नी ऑफ डिस्कवरी। रिसर्च को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ लॉजिकल, जो बहुत होना ज़रूरी है, सिस्टमाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। तो कोई भी टॉपिक या कोई भी रिसर्च थीम के ऊपर
अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं या हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो लॉजिकल होना चाहिए, पॉइंट्स के अगेंस्ट जो हमें फाइंडिंग्स मिले हैं उसको सिस्टमाइज्ड होना चाहिए ताकि हम लोग कोई न्यू नॉलेज गेन कर सकें। तो इसलिए इसको मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन टर्म्ड किया है कि इट इज़ सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कलेक्शन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर, ताकि हमें उसमें से उस टॉपिक को हम समझ सकें, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो अगर हमें याद रखना है व्हाट इज़ रिसर्च, 3 स्टेप्स में ऐसे याद रख सकते हैं कि रिसर्च इज़ ए प्रेजेंट और पॉज इक्वेशन। जो हमारा टॉपिक है उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा डाटा इन सपोर्ट ऑफ द क्वेश्चन टू गेट द आंसर। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप जो है कलेक्ट डाटा टू आंसर द क्वेश्चन। फिर हमने कलेक्शन तो डाटा कर लिया, थर्ड स्टेप क्या होगा उसका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट एंड आंसर टू द क्वेश्चन। तो ये तीनों जो स्टेप्स हैं, present a question, collect the data to answer the question and present an answer to the question, ये 3 स्टेप्स अगर हम लोग कैरी करेंगे तो हमें कुछ टॉपिक या थीम के ऊपर रिसर्च प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो अभी तक हमें ये पता चल गया है व्हाट इज रिसर्च। तो रिसर्च शुड बी सिस्टेमेटिक एंड लॉजिकल होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। कोई रिसर्च जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, कोई एनालिटिकल टाइप का होता है, कोई अप्लाइड होता है, फंडामेंटल होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस में दैट मीन्स थ्योरी बेस्ड ऊपर रिसर्च होते हैं, या एम्पेरिकल जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड के ऊपर रिसर्च होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं फंडामेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च, क्या क्यों ज़रूरी है और सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च का। जो हाईएस्ट डिग्री है रिसर्च का उसको हम यूजुअली डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और पीएचडी डिग्री बोलते हैं। वो पीएचडी डिग्री जो होते हैं वो हमारे पास अगर है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स फॉर जॉब पर्पस हो, अवेयरनेस हो, एक तो हम लोग वो सब में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ही पॉइंट में मैंने लिखा है डिज़ायर टू गेट ए रिसर्च डिग्री along with its consequential benefits, that means significant जो benefits है उसके ऊपर वो डिग्री हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंस है रिसर्च का, जो हमारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम थीम या टॉपिक टाइप से लेते हैं उसको सॉल्व करना। तो इसके लिए क्या होगा, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगा वो हम अपने हाथ में लेंगे, उसके ऊपर हम लोग फील्ड वर्क हो, एक्सपेरिमेंटल वर्क हो, ऐसे काम स्टार्ट करेंगे। तो इनिशिएशन ऑफ द रिसर्च वहाँ डेवलप होते हैं। तो इसलिए डिजायर टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। तो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो रिसर्च का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो है हमारे एवरी पर्सन हैज़ सम क्रिएटिव माइंड। तो जो हमारा क्रिएटिविटी है उसको हम लोग नॉलेज एंड क्रिएटिविटी दोनों को कंबाइन करके परफॉर्म कर सकते हैं रिसर्च, वो भी रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है डिजायर टू बी सर्विस टू सोसाइटीज़। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम्स है, तो उसमें से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम एज ए थीम और टॉपिक लेकर उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, आउटकम्स ले आ सकते हैं, रिजल्ट्स ले आ सकते हैं। तो उससे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और बेनिफिट होगा हमारा सोसाइटी। नेक्स्ट है डिजायर टू गेट रेस्पेक्टिबिलिटी। मतलब जो सोशली एक्सेप्टेबल जो थिंग्स होते हैं वो पाने के लिए भी रिसर्च इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंस इन द रिसर्च है कोई मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के लिए हो, क्यूरियोसिटी अबाउट न्यू थिंग्स के लिए हो, सोशल थिंकिंग के लिए हो, और एवेकनिंग के लिए हो। जो
हमें या सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं टू परफॉर्म द रिसर्च ऑपरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या है? बिफोर डिफाइन रिसर्च पेपर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कोई भी रिसर्च पेपर जो है वो एकेडमिक राइटिंग, साइंटिफिक लैंग्वेज में लॉजिकल फॉर्म में लिखा हुआ एक राइटिंग होता है। तो वो जो रिसर्च पेपर होता है वो हम लोग पब्लिश कर सकते हैं थ्रू सम पब्लिशर्स और जर्नल पब्लिशर्स ग्रुप्स के द्वारा। तो बिफोर पब्लिशिंग द रिसर्च पेपर हम लोग जो हम आउटलाइंस लिखते हैं उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। बिफोर पब्लिशिंग कोई भी रिसर्च पेपर को हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। वंस हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया है, आउटलाइंस लिख लिया है, रिजल्टेंट डिस्कशन जो स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर है अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हमने रिसर्च पेपर को लिख लिया और टू पब्लिश हमने कोई जर्नल या पब्लिशिंग ग्रुप को सबमिट किया है, आफ्टर योर पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड, उसको हम लोग जर्नल का नाम दे सकते हैं। तो हमेशा ही याद रखना है, रिसर्च पेपर को पहले बिफोर पब्लिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं और आफ्टर पब्लिशिंग उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। ओके, सो ए रिसर्च पेपर क्या है? रिसर्च पेपर इज ए काइंड ऑफ एकेडमिक राइटिंग बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च इन्वॉल्विंग सर्टेन प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस है? रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रोसेस, जो हमारा थीम और टॉपिक होता है, उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? जब रिसर्च पेपर को लिखेंगे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, वो सेकंड प्रोसेस है। और जैसे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम लेकर उसमें डाटा कलेक्शन तो कर लिया, उसको सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है, तभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं। सोर्स इवोल्यूशन, जो जैसे कोई रिसर्च में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना हो या आफ्टर परफॉर्मिंग और आफ्टर वी गेट द कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च उसको लिखना हो, सभी में सोर्स इवोल्यूशन जरूरी होते हैं। जैसे कि हमारे कोई भी टॉपिक के ऊपर हमने कुछ कंक्लूजन हमें रिसर्च में मिला हो, तो उसके ऊपर पहले क्या काम हुआ था, फ्यूचर में कैसे काम होते हैं, वो सब थिंक करके उसको क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद हम लोग वो देखते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ द सोर्स क्या है। वो हम लोग लाइब्रेरी में जाकर बुक्स देखकर या ऑनलाइन सोर्सेज के द्वारा भी वो सब हम लोग आजकल बहुत इजीली राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंपोजिशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ द राइटिंग लॉजिकल सिस्टेमेटिक होने के साथ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग भी होना ज़रूरी है। जो रिसर्च पेपर है वो मेन वे है, जो हमने कुछ किया है, हमने जो कुछ काम किया है, लैब में हो या कोई फील्ड वर्क में हो, तो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। रिसर्च पेपर के द्वारा ही हमें पता चलता है कि होल ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या काम हो रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो या बायोकेमिस्ट्री के ऊपर हो, बायोलॉजिकल टर्म्स में हो, या कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो, कुछ भी हो, कोई सिंथेसिस हो रहा है या उसका कुछ एप्लीकेशंस है, हमारे सोशल जितने प्रॉब्लम्स है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस हो, ऐसे अलग अलग थीम्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे सोसाइटी तो डिपेंडेंट है ही। उसके साथ साथ जो रिसर्चर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग टाइप से उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अगर लैब में ही काम करके उसका कंक्लूजन निकाल लिया और वो पेपर वो जो काम है उसको एज ए रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। तो इसलिए रिसर्च पेपर जो है वो मेन इम्पोर्टेंट है और मेन चैलेंजिंग पार्ट है इन रिसर्च। आफ्टर यू परफॉर्म ऑल योर रिसर्च यू शुड पब्लिश योर रिसर्च एज ए पेपर और एज ए जर्नल। ओके, सो ये जो स्टेप्स है, ये जो प्रोसेसेस है, उसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप रिसर्च पेपर को लिखकर पब्लिश कर सकते हैं। रीडर्स के लिए भी हेल्पफुल है, जो ऑथर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो पब्लिशिंग ग्रुप्स हैं उनके लिए भी
ज़रूरी है, और नेक्स्ट जो है जो फ्यूचर रिसर्चर्स है वो भी उससे बेनिफिट हो सकता है। तो वो रिसर्च पेपर है जो वे है, ज़रिया है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या क्या काम एक्चुअली इस वर्ल्ड में हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च पेपर। क्या क्या इम्पोर्टेंस है रिसर्च पेपर का? इन सिंपल टर्म्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च पेपर जो है बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च होते हैं। उसमें वो स्पेसिफिकली लिखा जाता है जो काम है, जो रिसर्च थीम है या टॉपिक है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च पेपर को एक्सप्लेन कर ऐसे कर सकते हैं, उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक टूल है और एक डिवाइस है जिससे हमारे नॉलेज बिल्डिंग होता है और उसमें से हम इजीली कुछ लर्न कर सकते हैं। तो ये जो है एक डिवाइस इन बिटवीन नॉलेज एंड लर्निंग। नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस रिसर्च पेपर का, उसमें अलग अलग जो इश्यूज होते हैं टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस, वो सब डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे आजू बाजू या राजकोट सिटी के आजू बाजू अलग अलग डाई इंडस्ट्रीज़ है, राइट। तो डाई इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट होते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्टली वाटर में आता है जो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ भी कर सकते हैं, फॉर एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए अलग अलग टाइप में हम लोग वो वाटर यूज़ करते हैं। तो वो जो अवेयरनेस है पब्लिक को वो पता भी नहीं चलता कि जो वाटर वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है। तो ये जो रिसर्च पेपर में हम लोग वो सब टॉपिक जो है उसके ऊपर लिख सकते हैं फॉर द पब्लिक अवेयरनेस कि कैसे ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और इसका कैसे हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं या कैसे हम लोग डिकम्पोज या डिग्रेड कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो है वेरियस इश्यूज़ है हम लोग रिसर्च पेपर्स से जान सकते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे बोला है, मीन्स टू अंडरस्टैंड वेरियस इश्यूज एंड इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस। वो जो कंटेंट्स होते हैं रिसर्च पेपर का, उसमें से क्या पता चलता है, जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो भी पता चलता है। तो ये जो रिसर्च पेपर है वो पूरा एसोसिएट होता है हमारे सोसाइटी के साथ, डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी के साथ। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है, जैसे कोई प्लांट हो उसको सीड में से स्टार्ट होता है, राइट। तो उसको एक सीड बोल सकते हैं हमारे रिसर्च पेपर को भी, क्योंकि उसको रीड करके, राइट करके, एनालाइज करके हम लोग अलग अलग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है प्लांट सीड की तरह ही रिसर्च पेपर जो है हमारे एक सीड है जिसको पढ़ के, लिख के, एनालाइज करके हम लोग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस हाईलाइट। रिसर्च पेपर जो है एक हाईलाइट है हाउ द रिसर्च विल बी बेनिफिशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी इन जनरल। ओके, तो इस टाइप से सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च पेपर हम लोग देख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो रिसर्च है, व्हाट इज रिसर्च, जो मूवमेंट है फ्रॉम नोन टू अननोन एंड सिस्टमाइज्ड लॉजिकल एफर्ट है टू गेन नॉलेज। उसका 3 स्टेप्स है, कोई भी रिसर्च थीम या टॉपिक लेना है, उसको प्रेजेंट करना है एज ए क्वेश्चन, उसका आंसर ढूंढने के लिए हमें कलेक्ट करना है डाटाज टू आंसर द क्वेश्चंस और उसको प्रेजेंट करना है आंसर टू द दैट क्वेश्चन। फिर फंडामेंटल इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे जॉब पर्पस हो या अबाउट न्यू थिंग्स के क्यूरियोसिटी के लिए हो, सोशल थिंकिंग के लिए हो, एक्निक के लिए हो, वो जो रिसर्च ऑपरेशंस है वो एक ज़रिया होता है। अभी नेक्स्ट आए थे रिसर्च पेपर में। जो रिसर्च पेपर है वो लिखने के लिए हमें कुछ प्रोसेस में जाना होता है, जो रिसर्च प्रॉब्लम और थीम होता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करना है, फिर सोर्स इवोल्यूशन है एंड लास्ट में कंपोजिशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च में हमने देखा उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए डिवाइस और टूल
उस हिसाब से बिटवीन नॉलेज एंड लर्निंग के बीच में वो जो वेरियस इश्यूज होते हैं हमारे सोसाइटी में, वो हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग रिसर्च पेपर का हेल्प ले सकते हैं। उसका जो कंटेंट्स होते हैं वो फ्यूचर एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो भी एक्सप्लेन करते हैं। उसको हम लोग एक सीड बोल सकते हैं जिसके रीडिंग, राइटिंग एंड एनालाइजिंग के थ्रू हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिल सकते हैं। फिर रिसर्च पेपर नेक्स्ट क्या है, एक हाईलाइट है कैसे रिसर्च इज़ बेनिफिशियल, और जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग एक मूवमेंट में जा रहे हैं, वो कैसे बेनिफिशियल है टू डेवलप साइंस एंड सोसाइटी इन जनरल। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी रिसर्च पेपर एक स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। कोई भी टॉपिक ले लिया सपोज, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, कुछ कैटलिस्ट बनाया है, सपोज गोल्ड सेलन कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। ये एप्लीकेशन उसका ये है कि डिग्रेडेशन ऑफ यूओसिन वाई डाई। तो यूओसिन वाई जो डाई होता है, वो एजो डाई होता है, वो कार्सिनोजेनिक एंड हैजर्डस होता है। तो बिफोर गोइंग टू द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च, पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक या प्रॉब्लम जो लिया है वो उसको लिटरेचर सर्वे करेंगे। मतलब उस टॉपिक के रेलिवेंट लिटरेचर्स हम देखेंगे कि उसके साथ क्या क्या काम हुआ है, या उसमें क्या क्या हम लोग स्टेप्स सीख सकते हैं, क्या क्या मेथड सीख सकते हैं। फिर अपना जो हमारा क्रिएटिव माइंड है, हमारे साथ होते हैं एडवाइजर और सुपरवाइजर टू गाइड आवर रिसर्च प्रोसेस। तो उनके साथ डिस्कस करके जो नया मेथड है वो डेवलप कर सकते हैं। उसको फिर हम अप्लाई करके कुछ न्यू थिंग्स, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी रिसर्च के थ्रू हमें मिल सकता है। तो ये सब जो हुआ हमारे प्रॉब्लम, जो हमने डाटा कलेक्शन किया, उसको सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया, और लास्ट में उसको क्या किया है, उसको हम हमें कुछ आउटकम्स मिला है, वो सब हम सिस्टमेटिक वे में रख कर फिर हम उसको लिखेंगे, राइट करेंगे एज ए रिसर्च पेपर और मैन्युस्क्रिप्ट। तो फर्स्ट स्टेप जो है स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर में, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर है ऑलमोस्ट सभी जर्नल्स के लिए सेम ही होता है, लेकिन जर्नल के जो फॉर्मेटिंग होता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें वो पेपर को चेंज करना होता है। तो इस वे से हम लोग इन फ्यूचर पब्लिश कर सकते हैं हमारे रिसर्च पेपर को। तो स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर क्या है, फर्स्ट स्टेप है एब्स्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन containing literature review, methodology, result and discussion, conclusion and references, and last appendices। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक रिसर्च पेपर को लिखेंगे। जो हमारे वेबिनार का टॉपिक है राइटिंग ए रिसर्च पेपर, राइट, तो वो हम कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, अभी वो देखना है इन नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो फर्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। कोई भी हमने रिसर्च टॉपिक या कोई थीम लिया है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, जो एम ऑफ द स्टडी एक्सप्लेन करते हैं। मेथोडोलॉजी, जो हमने रिसर्च में पूरा हमारे रिसर्च प्रोसेस में जो मेथड्स यूज़ किया है उसका आउटलाइंस रहते हैं। रिजल्ट्स, हमने ऐसे किया था, इसका रिज़ल्ट ऐसे आया, वो सब रिजल्ट्स एंड आउटकम्स एंड फाइंडिंग्स हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। एज ए होल इट्स अ समरी ऑफ द होल मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट देखकर ही हमें पता चल जाता है कि पूरे हमारे रिसर्च पेपर में क्या क्या आउटकम्स या फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो है रिसर्च पेपर का वो है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हम लोग ओवरऑल जो स्टडी का पर्पस है और एम है ओवरऑल वो लिखते हैं। उसमें हम लोग वो भी इंक्लूड करते हैं रेलिवेंट जो लिटरेचर्स होते हैं, कोई दूसरे ऑथर्स या रिसर्चर्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या काम किया है
वो हम लोग सिस्टेमेटिक वे ईयरली उसमें इंक्लूड करते हैं। जो लिटरेचर्स होते हैं या रिव्यूज़ होते हैं वो सब हम हमारे रिसेंट हो उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो उसमें जो हेल्प हुआ है, जो क्वेश्चंस अराइज हुआ है, उसका सॉल्यूशंस है, तो वो सब हम लोग थ्रू कोटेशन एंड एक्नॉलेजिंग दोज ऑथर्स उस इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है उसमें सभी कुछ इंक्लूड होना होता है। लिटरेचर जो रिव्यूज़ होता है वो, रिसर्च जो क्वेश्चंस होता है, ओवरऑल जो एम है स्टडी का, हमारे रिसर्च थीम का भी बैकग्राउंड भी देना है कि रेलिवेंट थ्योरी क्या है, प्रैक्टिस ऑफ आवर टॉपिक क्या है, वो सभी इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में क्या आता है, जो मेथड्स हमने अप्लाई किया है टू परस्यू आवर रिसर्च वर्क, जो हमारे जो रिसर्च वर्क है उसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ हुआ है। सपोज़ हमने कोई फील्ड वर्क किया है तो उसमें सभी मेथड्स इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है तो उसमें टेम्परेचर क्या मेंटेन किया है, प्रेशर किया है, किस प्रोसेस से किया है। सपोज़ हमने कुछ एप्लीकेशन, कैटलिस्ट का एप्लीकेशन देखा है तो वो रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या है। सपोज़ हमने कोई कैटलिस्ट कैरेक्टराइज किया है थ्रू फिजिको केमिकल कैरेक्टराइजेशन, तो उसमें सैम, टेम, एक्सआरडी, वो सब जो कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस है, वो मेथड्स जो हमने यूज़ किया है, वो सभी का आउटलाइंस और लेआउट जो है वो मेथडोलॉजी पार्ट में आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने जो अभी तक रिसर्च किया है, जो मेथड्स यूज़ करके सपोज़ कुछ सिंथेसाइज किया है, उसका कैरेक्टराइजेशन किया है, उस कैटलिस्ट या कोई भी मटेरियल का हमने एप्लीकेशन देखा है, वो सब का रिजल्ट्स हमें मिल जाएगा, राइट। तो वो जो रिजल्ट्स है सिस्टेमेटिक वे में रखकर रिजल्ट्स पार्ट में हमें वो प्रेजेंट करना है कि हमारे जो फाइंडिंग्स हैं उसमें क्या क्या है। सपोज एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने M41 कैटलिस्ट बनाया, तो वो कैटलिस्ट बना है कि नहीं वो कैसे जान सकते हैं, हमने कुछ सिंथेसिस मेथड यूज़ किया है, राइट। कुछ तो वो जो होगा मेथडोलॉजी पार्ट में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो कैटलिस्ट है उसको कैरेक्टराइज करेंगे, सैम, टेम, XRD, NMR, IR, उस ये सब फिजिको केमिकल कैरेक्टराइजेशन मेथड्स है। तो वो सब जो मेथड्स है हम वो मेथडोलॉजी पार्ट में ही लिखेंगे। लेकिन वो मेथड अप्लाई करके हमारा ये कैटलिस्ट बना है, इसका पीक XRD में इस पोजीशन में आया है, IR पीक ये है, ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैटलिस्ट बना है कि नहीं, सिंथेसिस कन्फर्म्ड है कि नहीं, वो सब फाइंडिंग्स होता है और आउटलाइंस होता है, वो सब हम लिखते हैं रिजल्ट्स पार्ट में। रिजल्ट्स पार्ट में टोटली द सिंथेसिस पार्ट, सिंथेसिस का रिजल्ट हो, कैरेक्टराइजेशन हो या एप्लीकेशंस हो, सभी कुछ हम लोग लिखते हैं इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थ्रू टेबल एंड थ्रू आवर डाटास, ओके। तो इसलिए इसमें फाइंडिंग्स दिखाया जाता है रिजल्ट्स पार्ट में। नेक्स्ट है रिजल्ट्स के साथ डिस्कशन, जो हमने रिजल्ट किया है वो हमारे रिसर्च टॉपिक के साथ रेलिवेंट है कि नहीं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नहीं, वो कमेंट्स जो होते हैं वो फाइंडिंग्स का, रिजल्ट्स फाइंडिंग्स का जो कमेंट्स होते हैं वो डिस्कशन पार्ट में लिखते हैं। उसमें जब हमने कोई टॉपिक या रिसर्च टॉपिक या कोई थीम हाथ में लिया है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ एम किया था कि ये रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट आएगा, लेकिन कुछ अलग से आ गए, तो अननोन थिंग्स, अनएक्सपेक्टेड जो थिंग्स होते हैं वो भी हमारे रिसर्च में पॉसिबल है। तो वो जो डिस्कस करना है कि हमारे रिजल्ट्स ऐसे आए हैं, उसका कारण ये है या मैकेनिज़्म ये है, हमने ये मैकेनिज़्म फॉलो किया था, लेकिन सपोज डाइडिग्रेडेशन ऑफ यूसिन वाई में मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि वहाँ मिनरलाइज्ड होकर डाई कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर मिलेगा, लेकिन जब हमने GCMS या गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ किया तो ये पता चला
उसमें से फाइनल जो प्रोडक्ट है ऑक्जेलिक एसिड एंड एसिटेट है। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड जो हमारे एसिड्स है वो थ्रू मैकेनिज्म हमें दिखाना पड़ता है, राइट, कि हमारा स्टेप यहाँ तक है, 80% to 90% हमारा डिकम्पोजिशन हुआ है डाई विद द हेल्प ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो ये सब जो रिजल्ट्स हैं हमारे उसको एक्सप्लेन, जो अनएक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड है सभी कुछ डिस्कस हम लोग आउटलाइंस में दे सकते हैं इन डिस्कशन पार्ट में। तो इस तरीके से हम लोग रिसर्च जो हमारे रिसर्च टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक पेपर में लिखते हैं और उसको हम पब्लिश करते हैं, जिसको हम लोग रिसर्च पेपर या जर्नल बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, एब्स्ट्रैक्ट, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, एम ऑफ द स्टडी होता है, उसमें मेथड्स भी होगा और हमारा जो एकदम इम्पोर्टेंट रिजल्ट एंड फाइंडिंग है वो इंक्लूड करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में लिटरेचर रिव्यू के साथ जो रिसर्च क्वेश्चंस है, ओवरऑल जो पर्पस है, ब्रीफ बैकग्राउंड्स जो है रेलिवेंट थ्योरी का, वो सब इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट मेथडोलॉजी में जो हमने रिसर्च थीम या टॉपिक के लिए जो जो मेथड जितने भी हमने अप्लाई किया है सभी इस मेथडोलॉजी पार्ट में आ जाना चाहिए, इंक्लूडिंग हमारे लैब वर्क्स में अगर हमने कोई केमिकल्स यूज़ किया है वो केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया है इंस्ट्रूमेंट्स के डिटेल्स, सभी कुछ मेथडोलॉजी पार्ट में आता है। नेक्स्ट आते हैं रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स में हम लोग वो आउटकम्स या फाइंडिंग्स दिखाते हैं जो हमारे रिसर्च स्टेप्स में मिला है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, कमेंट्स करते हैं या फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं इन डिस्कशन पार्ट में। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक रिसर्च पेपर को लिखते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च पेपर क्या होता है, ये समरी होता है, जो हमें फाइंडिंग्स या आउटकम्स मिला है, हाइलाइट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी होता है, वो हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन पार्ट में। इसमें हम लोग हमारे रिसर्च में अगर कुछ लिमिटेशंस है या फ्यूचर रिसर्च की ज़रूरत है, फ्यूचर हमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है, फर्दर एक्सपेरिमेंटल पार्ट की ज़रूरत है, वो सब भी इन कंक्लूजन पार्ट में लिख सकते हैं। दूसरा एक बात है, सपोज़ हमने कुछ टंगस्टन नैनो रिएक्टर्स ऐसे कोई कैटलिस्ट बनाया हो, वो सपोज़ मेरे जो रिसर्च थीम है एब्जॉर्प्शन करना है जो डाइज के हो या गैसेस हो, हाइड्रोजन गैस हो, अमोनिया हो या इथिलीन गैस हो, तो उसके ऊपर हमारे फाइंडिंग्स रेडी है। तो वो जो फाइंडिंग्स है, डाटा कलेक्शन है, उसके थ्रू हम रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। लेकिन वो जो टंगस्टन नैनो रिएक्टर हमने बनाया है उसको हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्रिएटिव माइंड से हम लोग ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि इसको हम नेक्स्ट जो रिसर्च है उसको टॉपिक के वे लेंगे कि उसको एज एन इलेक्ट्रोड कैसे अप्लाई कर सके। तो ये जो है हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन कंक्लूजन पार्ट में, जो हमारे माइंड में हो कि हम लोग इन फ्यूचर इस रिसर्च वर्क को फर्दर कैसे डेवलप कर सकते हैं या हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे सोसाइटी के लिए हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हो। तो इस टाइप से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक रिसर्च पेपर को लिखते हैं। नेक्स्ट जो है रेफरेंस। रेफरेंस जो होता है वो उसमें हम लोग लिस्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल वे रेफरेंस मटेरियल का। मीन्स हमारे पूरे जो टेक्स्ट होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का, उसमें हम लोगों ने जितना ऑथर्स को साइट किया है या उस रेफरेंस लिया है, उनके काम को हमने एक्नॉलेज किया है, वो सभी नंबर वाइज हम टेक्स्ट में लिखते जाते हैं। मीन्स हमने कोई भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और इंट्रोडक्शन हो, मेथड्स हो, रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट में हो, सभी में वो जो ऑथर्स हैं उनको जिनको हमने साइट किया है उनको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो वो जो 1 2 3 4 नंबर्स वहाँ टेक्स्ट में है, वो 1 नंबर का रेफरेंस क्या है, कौन से ऑथर का जर्नल हमने फॉलो किया है या कोई भी बुक फॉलो किया है या कोई भी ऑनलाइन सोर्स या ऑनलाइन मटेरियल यूज़ किया है, तो वो सभी स्टेप बाय स्टेप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रेफरेंस में हम लोग लिखते हैं।
तो वो जो रेफरेंस लिखने का स्टाइल होता है वो सभी जर्नल्स का फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग होता है। तो हम लोगों को वो देखना है, कोई भी जर्नल में अगर हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए भेजना हो उससे पहले गाइडलाइंस देखना होता है। वो गाइडलाइंस में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ होता है ताकि एब्स्ट्रैक्ट इतने वर्ड्स का होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखना है, मेथोडोलॉजी में ऐसे लिखना है, रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट आगे आना है पीछे आना है, उसमें कैसे हमारे कैप्शंस होंगे, सब डिविजन्स कैसे होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हमारे जर्नल्स का इंस्ट्रक्शंस होता है, वो हमें फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। रेफरेंस में भी ऐसा ही है, जो जर्नल फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं फिर हम लोग सबमिट करते हैं फॉर पब्लिकेशन। लास्ट पार्ट जो है अपेंडिसिस जो होता है वो टेक्स्ट या रिसर्च पेपर के अंदर नहीं आता, लेकिन वो क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं और सपोर्टिंग मटेरियल होता है जो एसेंशियल पार्ट होता है हमारे रिसर्च थीम और टॉपिक का, टू नो द प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लेकिन हम टेक्स्ट में इतनी डिटेल्स में वो पार्ट इंक्लूड नहीं करते, सब एज ए सपोर्टिंग और सप्लीमेंट्री में रखते हैं। उसमें जो किया होते हैं, जो रिपोर्ट्स होते हैं, पॉलिसी होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब इंक्लूड होता है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करके इंट्रोडक्शन विथ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन एंड लास्ट में हम लोग रेफरेंस लिखते हैं इंक्लूडिंग आवर सपोर्टिंग मटेरियल और सप्लीमेंट्री कोर्स। ओके, सो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है रिसर्च पेपर लिखने का, इस स्टेप्स से वन बाय वन हम लोग लिखते हैं। अभी नेक्स्ट जाते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च पेपर। क्या क्या मेथड्स होते हैं जब हम जो हम फॉलो करते हैं रिसर्च पेपर लिखने के लिए। पहले भी मैंने कहा है, कोई भी रिसर्च परस्यू करने के लिए या रिसर्च के स्टेप्स में जाने के लिए पहला ही फर्स्ट स्टेप जो होता है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक जो है वो रिसर्च पेपर का भी फर्स्ट मेथड ही है कि द फर्स्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ द रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट इज सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करते हैं दैट शुड बी यूनिक, इंटरेस्टिंग एंड नॉवेल, क्योंकि वो यूनिक एंड नॉवेल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग जो स्टेप्स लेंगे हमारे रिसर्च में वो ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क मेंटेन रहे। नेक्स्ट जो है वो जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। इंटरेस्टिंग इसलिए होना चाहिए, जब हम उस टॉपिक को राइट डाउन करेंगे एज ए रिसर्च पेपर, तो अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो रीडर्स उसको रीड नहीं करेंगे, ऑथर्स और रिसर्चर्स उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक और थीम रिसर्च का जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे रिसर्च पेपर जो हम लिखते हैं उसमें भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं रिसर्च, जब हम लोग कोई भी रिसर्च टॉपिक या थीम लिया तो हम कोई गाइड या सुपरवाइजर के गाइडेंस में होते हैं। कोई भी हमने रिसर्च टॉपिक ले लिया और रिसर्च कर लिया ऐसे नहीं, हम लोग कुछ एक्सपर्ट के अंडर होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कैसे ये स्टेप लेना है, या कोई भी हमने सपोज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमने इन्वेंट किया हो या डिस्कवर किया हो तो उसका रीजन क्या है, उसका स्टेप्स क्या है, नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाना है, और उसको हम कैसे मैक्सिमम उसका जो इफ़ेक्ट है, बेनिफिट है, हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट या हमारे गाइड की ज़रूरत होती है जो हमारे रिसर्च वर्क में हमारे साथ रहते ही है एज ए सुपरवाइजर, राइट। तो इन राइटिंग ए रिसर्च पेपर ऑल्सो हमें एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है। जो सेकेंड मेथड है गेट एक्सपर्ट एडवाइस। नेक्स्ट है रिसर्चिंग। रिसर्चिंग मीन्स कोई भी हम लोग अगर कोई टॉपिक लेकर रिसर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें हम लोग कुछ स्टेप्स जो होते हैं, हमने अनएक्सपेक्टेडली कोई थिंग्स हमारे
न्यू थिंग्स हमारे हाथ में आया है, तो उसको ये क्या है, हमारे जो क्रिएटिव माइंड है और नॉलेज है वो दोनों को कंबाइन करके उसको हम फर्दर रिसर्च के स्टेप्स में ले जाते हैं। तो इसके लिए हमारा नॉलेज कहाँ से आ सकता है, हम लोग कोई भी बुक पढ़ सकते हैं रेलिवेंट टू दैट रिसर्च टॉपिक, कोई जर्नल्स पढ़ सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, और कोई ऑनलाइन जो हमारे सोर्सेस हैं उसके थ्रू भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च जो है वो क्या है, हमारे सिर्फ जो प्रॉब्लम सॉल्व हम लैब में हो फील्ड वर्क में कर रहे हैं उसके लिए नहीं, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए भी हमें अगेन एंड अगेन हमें देखना पड़ता है कि ये इसका रीजन क्या है, ये जो हमें अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मिला है उसका कारण क्या है, बाय टेकिंग द एडवाइस ऑफ आवर गाइड और सुपरवाइजर। नेक्स्ट है गेट क्रिएटिव विथ योर रिसर्च। जो हम लोग जब रिसर्च फील्ड में आते हैं तो हम लोग जुड़ जाते हैं क्रिएटिविटी विथ आवर ओन रिसर्च के साथ। तो वो डेवलप होने के लिए हमें बहुत सारे बुक्स पढ़ना होता है, रिसर्च पेपर पढ़ना होता है, उसमें से हमें आइडिया मिलता है, अपना अपना जो सोसाइटी का हो प्रॉब्लम्स हो या खुद का जो कंसर्न हो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग अगेन एंड अगेन रिसर्च करके हम लोग नए कुछ इन्वेंट या नए कुछ थिंग्स डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो वो जो है ये एक मेथड बोल सकते हो कि गेट क्रिएटिव विथ योर रिसर्च। इसके लिए हमें क्या होगा, सपोज मैंने कोई भी एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, उसमें से मुझे ये पता चला ये दिस इज़ द थीम ऑफ दिस रिसर्च पेपर, राइट। तो वो देखना है जो ऑथर्स और जो रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है और कुछ सॉल्यूशंस और आउटकम्स ले आए हैं। लेकिन जब उन लोगों ने, वो रिसर्चर्स ने जिसका मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ, उन लोगों ने जो रिसर्च पेपर लिखा है, लिखने के लिए उन लोगों ने कोई दूसरे ऑथर्स का भी रेफरेंस साइट किया होगा जो हमारे रेफरेंस पार्ट में होंगे। तो हमारे नॉलेज के लिए हो, क्रिएटिविटी के लिए हो और कुछ जानने के लिए हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो उन लोगों ने साइट किया है एज ए रेफरेंस लिस्ट उसमें जाए। तो उसमें से क्या पता चलेगा, जो रिसर्चर का रिसर्च पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कोड रेफरेंस हमें मिल जाएगा। तो हम लोग वो कोड रेफरेंस में भी जा सकते हैं, उसमें से हमें और दूसरे आइडिया भी हमारे रिलेवेंट टू आवर रिसर्च टॉपिक मिल सकता है। तो इसलिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है टू परस्यू योर रिसर्च और टू राइट ए रिसर्च पेपर। तो इस तरीके से जो साइटेड बिब्लियोग्राफी होते हैं, रेफरेंस लिस्ट होते हैं, जो कोड रेफरेंस होते हैं, बुक्स का हो, जर्नल्स का हो, हमारे रिलेटेड टॉपिक्स का, उसके थ्रू हम जा सकते हैं और हमारा क्रिएटिविटी और नॉलेज हम अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द रिसर्च फाइंडिंग्स में बट टू राइट डाउन ए रिसर्च पेपर। नेक्स्ट जो होते हैं, हम लोगों ने सपोज बहुत सारे जर्नल्स पढ़ा, बहुत सारे बुक्स पढ़ा जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है, तो वो जो रिसर्च नोट्स है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो वो ऑर्गेनाइज करेंगे तब उसमें से हम लोग नॉलेज ले सकते हैं और वो लर्न करके हम अप्लाई भी कर सकते हैं इन हमारे रिसर्च में। तो नेक्स्ट जो मेथड है ऑर्गेनाइज रिसर्च नोट। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल ऑफ द पेपर। जो हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसका एम क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ द रिसर्च पेपर, वो भी जानना, वो भी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, मैंने पहले ही कहा है सभी जर्नल या सभी पब्लिशिंग ग्रुप्स का एक फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस होते हैं। अभी जो पब्लिशर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन साइंस हम लोग कुछ पब्लिशर्स का ऐसे नाम ले सकते हैं जैसे एल्सेवियर हो, SCS हो, RSC हो, नेचर्स हो। दिस काइंड ऑफ पब्लिशर्स होते हैं जो रेप्यूटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स को पब्लिश करते हैं, राइट। तो इसमें उनका खुद का एक फॉर्मेटिंग गाइडलाइन होता है।
जब हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो फॉर्मेटिंग गाइडलाइन को हमें फॉलो करना होता है। वो फॉर्मेटिंग गाइडलाइन में मेनली एब्स्ट्रैक्ट के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, लेंथ ऑफ द पेपर कितना है, वर्ड्स कितना होना चाहिए, विथ स्पेस एंड अनस्पेस वर्ड लिमिट्स कितना है, फिर उसका पंक्चुएशन कैसा है, उसमें एब्रीविएशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, सभी कुछ रेफरेंस का गाइडलाइन क्या है, वो सभी कुछ थ्रू गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस हमें दिया हुआ होता है। तो वो फॉलो करके हम लोगों को रिसर्च पेपर को अच्छे से आउटलाइन करके लिखना होता है। ये जो रिसर्च पब्लिशिंग ग्रुप्स होते हैं उनका ओन रेपुटेशन होता है, उनका एक हाई मतलब इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं। अभी इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर इज साइंटिफिक इंडेक्स होता है दैट रिफ्लेक्ट्स ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन दैट आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन लास्ट 2 years इन ए गिवन जर्नल। कोई भी जर्नल हो, सपोज कोई भी जर्नल हमने ले लिया, एल्सेवियर का एक जर्नल लिया, तो वो 2 साल में या 2 years में उनके जो आर्टिकल्स से कितना पब्लिश हुआ है और उसमें कितना पब्लिश हुआ है और साइटेशन हुआ है, दैट मीन्स उसमें जो पब्लिश हुआ है पेपर उसको दूसरे ऑथर और रिसर्चर्स ने कितना उसको रेफरेंस में लिया है और वो वर्क को उन लोगों ने एक्नॉलेज किया है, राइट। तो उस हिसाब से वो साइंटिफिक इंडेक्स देते हैं सभी जर्नल्स का, जो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो होते हैं जर्नल्स का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सभी जर्नल्स का, सभी पब्लिशिंग ग्रुप्स का। नेक्स्ट आते हैं प्रिकॉशंस ऑफ राइटिंग ए रिसर्च पेपर। क्या क्या सेफ गार्ड होना चाहिए टू राइट ए रिसर्च पेपर। अभी तक हमें ये तो पता चल गया है कैसे एक रिसर्च पेपर को लिखना है स्टेप बाय स्टेप। वो जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन विथ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, वो जो स्ट्रक्चर है सभी जर्नल्स में सेम ही होता है। बस चेंज जो होता है वो फॉर्मेट चेंज होता है, जो हमें थ्रू गाइडलाइन हमें फॉलो करना होता है। अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है राइट ए रिसर्च पेपर। मेथड्स भी हमें पता चल गया है कि इस मेथड से कैसे हम लोग हमारे नॉलेज रिसर्च नोट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जानने के पहले रिसर्च पेपर का जो डेफिनेशन है हमें पता चल गया है कि रिसर्च पेपर इज ए चैनल और डिवाइस है कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स टू द रीडर्स ऑफ द रिपोर्ट। ओके, कोई भी रीडर्स हो सकता है, वो रीडर कुछ पेपर लिखने के लिए हो सकता है, वो रीडर कोई फर्दर रिसर्च करने के लिए हो सकता है। तो वो जो लिंक है रिसर्च फाइंडिंग एंड रीडर्स के बीच में, वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाय राइटिंग ए रिसर्च पेपर ओनली। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि रिसर्च पेपर राइटिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इन द रिसर्च, क्योंकि हमने जो काम किया है उसको अगर हम लोग थ्रू रिसर्च पेपर लिखेंगे उसके बाद ही हम लोग वो काम को पब्लिश कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा काम से हमें ये आउटकम्स मिला है। तो राइटिंग ए रिसर्च पेपर को इसलिए मैंने मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट बोला था, क्योंकि उसको फिर हमें पब्लिश करना है, तभी वो रीडर्स हो या फ्यूचर जो रिसर्चर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो काम हो रहा है वो हम जान सकते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, जो सेफ गार्ड हमें लेना है रिसर्च पेपर के लिए। तो पहला जो है पॉइंट ये बताता है कि लेंथ ऑफ द पेपर। कोई भी पेपर हो, हमने अपने हिसाब से लिख लिया, ये नहीं होगा। सभी गाइडलाइंस जो है, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस जो जर्नल का है वो फॉलो करना होता है। उसमें लिखा हुआ ही होगा कि इतना वर्ड लिमिट्स है, सपोज 3000 to 4000 वर्ड लिमिट्स में वो लिखना है, शॉर्ट रिसर्च पेपर लिखना है, लॉन्ग रिसर्च पेपर लिखना है, इस टाइप से फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस होगा। तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना है या वो प्रिकॉशंस देना है जो हमने विद इन द लिमिट हम अपना रिसर्च या अपने
जो रिसर्च टॉपिक है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें वो आ जाना चाहिए कि हमारा जो एम ऑफ द सब्जेक्ट और थीम है वो अच्छे से मेंशन हो गया है, हमने जो मेथड्स यूज़ किया है वो आ गए हैं, रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स आ गया है, और कंक्लूजन पार्ट में फ्यूचर एस्पेक्ट्स के साथ आ गया है। तो वो सब जो प्रिकॉशंस है राइटिंग ए रिसर्च पेपर हमें लेना पड़ता है। नेक्स्ट जो होता है वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। रिसर्च पेपर जो है वो सिंपल लैंग्वेज में होगा और उस लॉजिकल होना चाहिए, सिस्टेमेटिक होना चाहिए। तो वो जो होते हैं राइटिंग्स वे होता है वो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में होना चाहिए। तो इस टाइप से क्या होगा, हमें जो कोई भी रिसर्च पेपर अगर हमें रीड करना है तो हमें फाइंडिंग्स भी पता चलेगा और उसको ऑब्जेक्टिव स्टाइल और सिंपल लैंग्वेज के कारण हमें समझ में भी आएगा। तो हम लोग उस रिसर्च पेपर को रेफ़र कर सकते हैं एज आवर रेफरेंस फॉर रिसर्च पर्पज ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग ए पेपर। थर्ड जो होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, कोई भी एक पेपर हमने जब रीड करने के लिए हाथ में लिया तो हम लोग सीधा सीधी पहले, मैं अगर एक कोई रिसर्च पेपर पढ़ने लगूं तो पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट देखूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है। जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो भी पता चल गया, जो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का फाइंडिंग्स है, आउटकम्स है, वो भी पता चल गया, और जो मेथड्स उन लोगों ने यूज़ किया है, सपोज उन लोगों ने कैरेक्टराइजेशन के लिए XRD यूज़ किया था, NMR यूज़ किया था, या उसके एप्लीकेशन जानने के लिए UV या कोई GCMS यूज़ किया है, तो वो सब जो फाइंडिंग्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट शुड बी वेरी ऐसे लिखना चाहिए कि वो रीडर्स को बहुत जल्दी पता चल जाए कि पूरा रिसर्च पेपर में क्या है। नेक्स्ट मैं जाऊंगी कंक्लूजन में। कंक्लूजन से मुझे ये जो रिसर्च पेपर है उसका फाइंडिंग्स क्या है वो पता चल गया। नेक्स्ट मैं देखूंगी उसमें जो ग्राफ्स है, जो टेबल्स है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स है, इक्वेशंस है, वो सब क्या बताना चाहता है। तो उससे क्या होगा, जो पूरा रिसर्च पेपर है एक एक लाइन करके मैं नहीं पढ़ के, वो फ्रॉम दैट ग्राफ, फ्रॉम दैट टेबल, फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन पार्ट से पूरा रिसर्च पेपर में एक्चुअली क्या है, उन लोगों का एम क्या था, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में एंड एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में से, उन लोगों का जो रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट में ग्राफ्स है उसमें, और उसमें से हमें पता चल सकता है। तो उसको अगर हम एक बार मुझे पता चल गया है कि इस रिसर्च पेपर में ये फाइंडिंग्स है, उन लोगों ने ये मेथड यूज़ किया है, फिर मैं डिटेल्स में वो पेपर रीड कर सकती हूँ टू एक्वायर द नॉलेज, टू गेन द नॉलेज एंड टू राइट द रिसर्च पेपर। तो इसलिए जो रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेबल्स दे रहे हैं, वो ऐसे हमारे पेपर के साथ मैचिंग हो कि हमें जो हमारा पूरा रिजल्ट है, फाइंडिंग्स है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इससे वो जो होता है रीडर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा और वो रिसर्च पेपर ज़्यादा से ज़्यादा साइट भी होगा। तो हम लोग इस तरीके से रिसर्च पेपर राइटिंग को, जो हम राइट कर रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है, लेआउट ऑफ द पेपर should be well thought out and must be appropriate according to the objective of the research problem। जो हमारा हम लोग रिसर्च पेपर जब लिख रहे हैं उसमें इतना ध्यान होना ही चाहिए, जो हमारा रिसर्च थीम और प्रॉब्लम है उसको ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अप्रोप्रिएटली सिंपल लैंग्वेज में हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए वो लॉजिकल वे, सिस्टेमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना होता है। तो वो प्रिकॉशंस भी रिसर्च पेपर राइटिंग में होना चाहिए। अभी हम लोग सेफ गार्ड या रिसर्च पेपर राइटिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है, वो जो हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिसर्च पेपर है वो हमारा पूरा साइंटिफिक नॉलेज के लिए है, साइंटिफिक वे है, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे होता है। तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से फ्री होना चाहिए। और जब हम कोई भी रिसर्च पेपर राइट कर रहे हैं,
सपोज हमने कोटेशन लिया है, उसका ध्यान रखना होता है। एब्रीविएशंस लिया है, सपोज मैंने लिखा है कि ये जो कैटलिस्ट है मैंने ट्रो सैम कैरेक्टराइज किया है। अभी सैम क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वो रिसर्च पेपर में बिफोर गिविंग द एब्रीविएशन हमें उसको पहले ही डिस्क्राइब कर देना चाहिए, एटलीस्ट वंस, एक बार तो लिखना चाहिए कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ब्रैकेट में सैम। दैट मीन्स वो एब्रीविएशन हम नेक्स्ट स्टेप में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ढूंढना नहीं पड़े कोई भी रिसर्चर या कोई भी ऑथर्स या रीडर्स हो कि ये इसका मीनिंग क्या है। ये एब्रीविएशन जो यूज़ किया है रिसर्च पेपर में पहले ही आ जाना चाहिए एट द बिगिनिंग। फिर हम लोग वो एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं इन फर्दर राइटिंग ऑफ द रिसर्च पेपर। फिर प्रॉपर पंक्चुएशन, जो फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, वो सब भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही हमने लिख दिया है कोई भी रिसर्च फाइंडिंग्स, वो नहीं चलेगा। उसको हम लोग सिस्टेमेटिक वे विथ प्रॉपर पंक्चुएशन, विथ प्रॉपर एब्रीविएशन, कोटेशन, फुटनोट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो सभी जो टर्म्स है विथ फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक रिसर्च पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने जो रिसर्च लैब में हो, फील्ड वर्क में किया है, वो करना तो इजी है। हम स्टेप बाय स्टेप हमने कुछ फाइंड किया है, हमारा जो रिसर्च थीम एंड प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया है, लास्ट में हमें कुछ आउटकम्स मिला है। लेकिन जो हमारे फाइंडिंग्स है, जो हमारे जो प्रॉब्लम और थीम था उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारा रिसर्च वर्क क्या था, थीम क्या था, रिजल्ट्स क्या आया है। तो इसलिए ये प्रॉपर प्रिकॉशंस हमें स्टेप बाय स्टेप इन राइटिंग ए रिसर्च पेपर लेना होता है। नेक्स्ट है द पेपर मस्ट प्रेजेंट लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट फिट विथ इट। फिर नेक्स्ट जो है रिसर्च पेपर, जो रिसर्च का वर्क है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनलिटी एंड नोवेल्टी ऑफ द वर्क मस्ट बी इंक्लूडेड इन दैट रिसर्च पेपर राइटिंग। फिर सपोज हमने कोई रिसर्च टॉपिक के ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया है या कोई कैलकुलेशन लिया है, तो वो कैलकुलेशन भी हमारे रिसर्च पेपर में आ जाना चाहिए थ्रू राइटिंग। तो वो कैलकुलेशन जो वैल्यू है, एनालिटिकल वैल्यूज़ है, वो भी हमारे रिसर्च पेपर में इंक्लूडेड होना चाहिए, ताकि रीडर्स हो या फ्यूचर रिसर्चर्स हो उनको हेल्प हो सके। तो वो प्रिकॉशन भी रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मेथड एम्प्लॉयड, एनालिसिस टेक्निक्स, सभी कुछ क्लियरली स्टेप बाय स्टेप रिसर्च पेपर में इन डेप्थ स्ट्रक्चर, याद है ना स्ट्रक्चर, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड रेफरेंस, वो स्टेप बाय स्टेप उस रिसर्च पेपर राइटिंग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च पेपर एंड प्लेगरिज्म। व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म जो है ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इज पासिंग समवन एल्सेस वर्क as your own without acknowledging when using information, data, tables, figures or graphics from other writers. Suppose हमने कोई भी राइटर के वर्क को एज ए रिसर्च पेपर और एज ए बुक हमने पढ़ा है, तो उसको अगर डायरेक्टली हम लोग अपना वर्क है ऐसे करके लिखेंगे, तो उस फेनोमेना को बोलते हैं प्लेगरिज्म। जो प्लेगरिज्म है वो एक वन टाइप ऑफ क्राइम है, तो इसलिए हम लोग प्लेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कोई भी ऑथर का अगर काम को वो कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं या साइट कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज करें। तो इसलिए प्लेगरिज्म इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन रिसर्च पेपर राइटिंग। सो इसलिए मैंने कहा है बी ओरिजिनल एंड डोंट प्लेगराइज। कंक्लूजन में अभी तक हमने देखा कैसे एक रिसर्च पेपर को स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है होता है, उसका फॉर्मेटिंग जो गाइडलाइंस होते हैं वो फॉलो करके एक रिसर्च पेपर को लिखना होता है। स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या मेथड्स हमें अप्लाई करना है टू राइट ए रिसर्च पेपर। अभी लास्ट में मैं कंक्लूजन ऐसे दे सकती हूँ, रिसर्च पेपर राइटिंग जो है वो स्ट्रक्चरली वेल डेवलप होना चाहिए टू गिव द
मैसेज ऑफ द रिसर्च थीम। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर जो फाइंडिंग्स है, हमारे एनालिसिस है, इवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक है, वो इंक्लूडेड होना चाहिए इन रिसर्च पेपर राइटिंग में। थर्ड जो पॉइंट है, रिसर्च पेपर प्रॉब्लम मस्ट बी डिफाइंड इन लॉजिकल एंड सिस्टेमेटिकल पैटर्न with relevant literature, thinking and rethinking process for the solution of the problem। सभी स्टेप बाय स्टेप इन आवर रिसर्च पेपर में इंक्लूड होना चाहिए। जो रीडर्स होते हैं दैट शुड गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हमारे जो रिसर्च वर्क है बाय रीडिंग द पेपर। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल सिस्टेमेटिकल वे हम लोग एक रिसर्च पेपर को राइट कर सकते हैं और उसको जनरल अवेयरनेस के लिए हो, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हो, हम लोग पब्लिश कर सकते हैं एज ए जर्नल। तो इस इन दिस वे वी कैन राइट आवर रिसर्च पेपर। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। अभी अगर कुछ क्वेश्चंस हो, दिस वेबिनार इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। सो आप लोग के पास अगर कुछ क्वेश्चंस हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर। एक क्वेश्चन है, जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, इज इट रिक्वायर्ड टू सबमिट पेपर इन एवरी जर्नल? जो सप्लीमेंट्री और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो हम एज ए हमारे पास अगर है तो वो हम दे सकते हैं एज ए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। जो टेक्स्ट होता है, हमारे जो पूरा मैन्युस्क्रिप्ट होता है, वो मैन्युस्क्रिप्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप तो लिखेंगे ही, हमारे जो डाटाज है वो एनालाइज करके उसका रिजल्ट एंड डिस्कशन, उसका जो हमारे प्रॉब्लम और थीम था उसको एनालाइज करके वो तो लिखेंगे ही इन सपोर्ट। लेकिन उसके साथ कुछ सपोर्टिंग हमारे इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है जो हम टेक्स्ट में या हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो एज ए सप्लीमेंट्री और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि कैसे मेथड हम लोग कैसे मेथड सजेस्ट क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज हमारा एक्सेप्ट हो रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट। जो कोई भी अगर रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट होना है तो उसके लिए पहला हमें ये माइंड में रखना है कि हमारा रिसर्च थीम और टॉपिक क्या है। जो रिसर्च थीम एंड टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो नॉवेल मीन्स कुछ ओरिजिनल वर्क हो, वो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम वी विल गो थ्रू आवर लिटरेचर्स एंड रिव्यूज़, राइट। तो उसके हिसाब से हमें आइडिया मिलेगा। हमारा अपना एक क्रिएटिव माइंड होता है, तो वो जो क्रिएटिव माइंड है, नॉलेज है फ्रॉम अदर वर्क्स, तो उसको ऐड करके हम लोग कुछ नए रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के लिए वो जो टॉपिक और प्रॉब्लम हमने लिया था हाथ में, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डाटा कलेक्शन करेंगे। इन लैब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसका फाइंड आउट करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या है। उसको अनएक्सपेक्टेड कुछ रिजल्ट्स भी हमें मिल सकता है। वो सब जो स्टेप बाय स्टेप हमने रिसर्च किया है उसका डाटा कलेक्शन करेंगे। फिर हमें मिलेगा जो हमारा प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, राइट। तो ये हमारा हुआ रिसर्च। फिर हम लोग लिखने लगेंगे कोई भी रिसर्च पेपर। तो वो मैंने पहले जो स्ट्रक्चर बोला है स्टेप बाय स्टेप, उसको लिखना है। वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मैंने बोला है वो बहुत चैलेंजिंग है टू एक्सेप्ट इन द जर्नल।
तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ द जर्नल वो डिपेंड करते हैं जो लॉजिकल एंड सिस्टेमेटिक वे आपने जो आपका रिसर्च फाइंडिंग है उसको प्रेजेंट किया है। तो इसके लिए मेथड वही है, हमें वो स्ट्रक्चर फॉलो करना है, गाइडलाइन ऑफ द जो जर्नल है वो फॉलो करना है, और उसमें हमें प्रेजेंट करना है अपना जो रिसर्च फाइंडिंग है स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें हमें मिस नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ क्रिएटिव कुछ आइडिया इन्वेंट किया है या न्यू नॉलेज या न्यू वे हमने डेवलप किया है वो मिस हो जाए, क्योंकि वही आपका रिसर्च का फाइंडिंग्स है, आउटकम्स है। तो इस तरीके से उस जो हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर सभी पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे तो वो एक मेथड है टू एक्सेप्ट टू गेट द एक्सेप्टेंस ऑफ आवर रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट मैक्सिमम। एक क्वेश्चन है, अगर what if I had submitted my manuscript to publisher, but before its publication, if another paper on same research get published? देखो, आपका जो काम होगा वो थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही। ऐसा बहुत बार होते हैं, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, सपोज हमने कोई काम किया है, कोई रिसर्च टॉपिक या थीम अपने हाथ में लिया है, वो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसमें फाइंडिंग्स देख रहे हैं, फिर हम लोग उसको राइट करेंगे। आफ्टर गेटिंग ऑल द डाटास हम लोग उसको राइट करेंगे टू फॉर पब्लिकेशन। तो जब हम पब्लिश करने जाते हैं, बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो उस टाइप का पब्लिकेशन ऑलरेडी रिसेंटली हो कि गेट पब्लिश, तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो रिसर्च फाइंडिंग है उसमें थोड़ा तो चेंजेस होगा ही, क्योंकि आपका क्रिएटिविटी हो, आपका रिसर्च हो, और दूसरे लैब में दूसरे रिसर्चर ने काम किया है, थोड़े तो डिफरेंस आएगा ही। तो वो जो डिफरेंस है उसको ढूंढना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारे जो हम लोग जो पब्लिकेशन के लिए हमने जो मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया है उसमें पॉइंट हुआ आ जाए, वो इम्पोर्टेंट है। वो एक हिंट है कि आप ऐसा अगर हो कि ऐसा सेम टाइप ऑफ रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, तो आप पहले फिर से उसमें हम लोग निराश नहीं होकर हमें क्या करना है, हमारा जो रिसर्च फाइंडिंग है उसमें क्या नया है, उसको कैसे मतलब ज़्यादा एट्रैक्टिव और ज़्यादा हमारे वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए हो या साइंस एंड डेवलपमेंट के लिए हो, वो टर्म यूज़ करके हम लोग उस रिसर्च पेपर को फिर से एज ए मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं फॉर पब्लिकेशन। तो इसमें जो होता है, क्या होता है, जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हमारे जो अपना जो क्रिएटिविटी होता है ना, वो सभी रिसर्चर्स का अलग अलग ही होता है। तो कुछ तो नया होगा ही आपके काम में जो एज ए एक्सेप्ट करेंगे एज ए पब्लिश्ड जर्नल और पेपर। नहीं ऐसा फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है where we can upload our manuscript as well as so non can publish on the same research topic? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कोई भी रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए सबमिट करते हैं, प्लेटफॉर्म जो होता है हमारा सेम ही होता है, और पब्लिशर्स जो ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने कहा है एल्सेवियर है, SCS है, RSC है, नेसर्स है, ये सब जो पब्लिशिंग ग्रुप्स है और पब्लिशर्स है, उन लोगों का जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब जैसे कि हम केमिस्ट्री के हैं तो रिलेटेड टू केमिस्ट्री हो, मटेरियल्स साइंस के ऊपर हो, वेस्ट वाटर के ऊपर हो, उनका एक एक पर्टिकुलर जर्नल का उन लोगों का एम होता है, स्कोप होता है। तो वो जो एम एंड स्कोप है वो अलग अलग जर्नल्स का थोड़ा थोड़ा अलग होता है।
कोई काम कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, कोई रिसर्च पेपर या पब्लिशिंग ग्रुप काम कर रहे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, कोई काम कर रहे हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस या सिंथेसिस के ऊपर, कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस के ऊपर। तो वो जो पेपर्स आपने कुछ काम किया है, कोई रिसर्च टॉपिक लिया है और सिमिलर वे सपोज दूसरी जगह के रिसर्चर कर रहे हैं, तो वो भी जब सबमिट करने के लिए अपना जर्नल ढूंढेंगे तो सिमिलर ही काइंड होगा। ये हो सकता है कि कभी आपने एक जर्नल चूज़ किया है और दूसरे रिसर्चर ने दूसरे जर्नल चूज़ किया है, ये हो सकता है, लेकिन इट इज़ हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा ही होगा। सेम भी जर्नल दो रिसर्चर ने सेम टाइम में सिलेक्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना होता है हमारे जो वर्क है उसको पब्लिश करना है। तो इसलिए हमारे राइटिंग स्टाइल, हमारे जो रिसर्च के आउटकम्स हैं वो सभी अच्छे से डिस्क्राइब हो जाए। एक क्वेश्चन है कि while writing review papers is it necessary to give our experimental data? Yes, you can give, क्योंकि हम जब रिव्यू लिखते हैं तो हम लोग बैक जाते हैं, राइट। सपोज हमें एक रिव्यू लिखना है विद इन 10 ईयर्स का, 2008 से 2018 तक एक टॉपिक लेकर लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2018 से बैक जाएंगे, 2018 में क्या क्या रिव्यूअर का काम था, 17 में क्या था, 16 में क्या था, टिल 2008 तक। तो उसमें अगर विद इन दैट लिमिट ऑफ पीरियड आपका भी कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। प्लेगरिज्म, एक क्वेश्चन है कि कैन यू टेल अबाउट द प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ या कोई आईआईटीज़ हो या कोई रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन लोगों के अपने प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा हम लोग वो प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमें प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिससे हमें एकदम एग्जैक्ट नहीं बट एटलीस्ट नियर टू प्लेगरिज्म कितना है वो देख सकते हैं। जो रिसर्च पेपर लिखने के लिए सॉफ्टवेयर के बारे में एक क्वेश्चन है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग ए गुड रिसर्च पेपर। तो वो जो रिसर्च पेपर राइट कर जब हम लोग राइट करने लगते हैं एक रिसर्च पेपर को, तो उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हो। सपोज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा। कोई एनालिटिकल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका अलग अलग होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गेट एडवाइस फ्रॉम आवर गाइड और सुपरवाइजर। So thank you all. Hope from this webinar you can at least now come to know that how we can write a research paper step by step to publish in a good journal. Thank you.